साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का किस्सा टीवी की स्पेशल पेशकश किस्सों की शाम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज नौशाद साहब की कहानी के दूसरे भाग की बात करेंगे। उनकी कहानी पहले भाग से आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा कि नौशाद साहब को रॉयल सिनेमा में एंट्री मिल चुकी थी। वो ऑर्केस्ट्रा टीम का हिस्सा बन चुके थे और उनका काफ़ी वक्त रॉयल सिनेमा में गुजरा करता था। ये कहानी वहीं से आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले पहला हिस्सा नौशाद साहब का देखें, तभी आपको इसका पूरा आनंद आएगा। और वो पहला हिस्सा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से उस पर विज़िट कर सकते हैं। और मेरी सलाह तो यही है कि आप पहले भाग से उसे देखें। चलिए इस भाग को शुरू करते हैं। रॉयल सिनेमा में आखिरी शो ख़त्म होने के बाद नौशाद डरते डरते अपने घर आते थे। उनकी दादी उनके इंतज़ार में दरवाजे के पास ही सोती थी। वो बड़ी आहिस्ता से दादी को आवाज़ लगाते और दादी भी खामोशी से दरवाज़ा खोलती। दादी रोज़ नौशाद को डांटती कि तू हर दिन इतनी रात तक कहाँ रहता है। नौशाद बिना कुछ खाए पिए ही सो जाते, ये सोचकर कि अगर आवाज़ हुई और अब्बू जग गए तो फिर उन्हें जवाब देना भारी पड़ जाएगा। नौशाद के घर के एक कोने में छोटी सी एक कोठरी थी। नौशाद ने उस्ताद गुरबत अली से तोहफे में मिला अपना हारमोनियम वहीं पर छुपा कर रखा था और जब भी उन्हें मौका मिलता था वो उसी कोठरी में जाकर हारमोनियम बजाने का अभ्यास करते थे। मगर एक दिन नौशाद का राज खुल गया। नौशाद के वालिद अचानक से उस कोठरी में आ गए और उन्होंने नौशाद को हारमोनियम बजाते देख लिया। नौशाद को उस दिन खूब डांट पड़ी। अब्बू ने गुस्से से कहा कि यह किसी मिरासी का घर नहीं है, खबरदार जो यहाँ ये सब किया। लेकिन नौशाद पर अब्बू की उस धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी जैसे ही उन्हें मौका मिलता वो कोठरी में जाकर हारमोनियम बजाने लगते। एक दिन अब्बू ने फिर पकड़ लिया और इस दफ़ा उन्होंने हारमोनियम को ज़ोर से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। हारमोनियम टूट गया। अपना टूटा फूटा हारमोनियम उठाकर नौशाद अपने एक दोस्त के घर ले गए। नौशाद के उस दोस्त का नाम था आदिल और वो एक शायर थे। नौशाद ने हारमोनियम ठीक कराकर आदिल साहब के घर पर ही रख दिया और जब भी मौका मिलता वहीं जाकर हारमोनियम पर रियाज करते। सालों पहले के एक इंटरव्यू में नौशाद साहब ने कहा था कि इनके वो शायर दोस्त जिनका नाम आदिल था वो उस दौर में इनके सच्चे दोस्त साबित हुए, क्योंकि वो हमेशा नौशाद का हौसला बढ़ाते थे। वक्त गुजरता गया और नौशाद यूं ही चोरी छिपे रॉयल सिनेमा में जाकर उस्ताद लुड्डन खां की ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हारमोनियम बजाने का काम करते रहे। एक दिन लखनऊ में एक ड्रामा पार्टी आई। उस ड्रामा पार्टी को एक हारमोनियम नवाज की ज़रूरत थी। नौशाद वहां गए और बात करके उस ड्रामा पार्टी के साथ हो लिए। वो ड्रामा पार्टी शहर दर शहर घूमती रहती थी। नौशाद भी उनके साथ चले गए। घर पर बिना किसी को बताए नौशाद उस ड्रामा पार्टी संग निकल लिए। उस ड्रामा पार्टी के साथ देश के अलग अलग शहरों में नौशाद को घूमने का मौका मिला, जैसे बरेली, लखीमपुर खीरी, जयपुर, अहमदाबाद और फिर विरमगाम। गुजरात के विरमगाम आते आते उस कंपनी की हालत खस्ता हो गई। कंपनी का सब कुछ बिक गया। कंपनी ने जिस इमारत में अपने कर्मचारियों को ठहराया था वो शहर से हटकर एक सुनसान इलाके में मौजूद थी। नौशाद को बचपन से ही भूत प्रेत से बड़ा डर लगता था। कंपनी के एक साथी ने इनके साथ मजाक किया और कहा कि इस इमारत में भूत है। नौशाद बुरी तरह डर गए।
एक दिन रात के अंधेरे में डर के मारे वो दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़े। उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर आ गया। उस फ्रैक्चर का निशान ताउम्र नौशाद के पैर में रहा। उस वक्त अहमदाबाद का एक आदमी नौशाद के लिए फरिश्ता बनकर आया। वो ड्रामा कंपनी के मालिकों को जानता था। उसकी जान पहचान कंपनी के कर्मचारियों से भी थी। जब उसे पता चला कि कंपनी के एक कर्मचारी के साथ हादसा हो गया है तो वो उस कर्मचारी यानी नौशाद को अहमदाबाद ले आया अपने घर। उस आदमी ने नौशाद का इलाज भी कराया और कुछ दिनों तक अपने घर में भी रखा। नौशाद जब ठीक हो गए तो उस आदमी ने नौशाद को 75 रुपए देते हुए कहा कि अपने घर लौट जाओ। इस रकम को कर्ज मत समझना, घर जाकर एक चिट्ठी लिखकर अपनी खबर दे देना। वो भला आदमी नौशाद को स्टेशन तक छोड़ने भी आया और नौशाद घर लौट आए। लेकिन अब्बू के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर छिपते भी कब तक। आखिरकार एक दिन अब्बू ने इनकी क्लास ली और कहा कि तुम जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। इतना समझाने के बावजूद भी तुम गाने बजाने में ही लगे हो। तुम खानदान का नाम खराब कर रहे हो। आज फैसला करो कि तुम्हें ये अपना शौक प्यारा है या अपना घर। नौशाद ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अब्बू को जवाब दिया कि आपका घर आपको मुबारक, मुझे तो मेरा संगीत चाहिए। मैं जहां पहुंच चुका हूं वहां से अब वापसी नामुमकिन है। इस तरह नौशाद के लिए पिता के घर के दरवाजे बंद हो गए। उस बुरे वक्त में नौशाद का सहारा बने इनके वही शायर दोस्त जिनका नाम था आदिल। उन्होंने अब भी नौशाद की हौसला अफजाई की और कहा कि बम्बई में बोलती फिल्में बनने लगी हैं, तुम बम्बई चले जाओ, हो सकता है तुम वहाँ कुछ बन जाओ। बम्बई में मेरे एक दोस्त रहते हैं जिनका नाम है अब्दुल अलीम नामी। मैं एक चिट्ठी लिखकर तुम्हें दूंगा, वो वहाँ तुम्हारी मदद करेंगे। आदिल साहब ने ही नौशाद को बम्बई का टिकट दिलाया और 25 रुपए भी दिए। नौशाद बम्बई जाने वाली एक ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में उन्हें एक भला आदमी मिला जो यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला था। वो भी बम्बई जा रहा था और वो भी कोई भला इंसान था। उसने रास्ते में नौशाद को अपनी तरफ से खाना खिलाया और खूब बातें की। बातों बातों में उसने नौशाद से पूछा कि बम्बई जा तो रहे हो, रहोगे कहाँ? नौशाद ने उसे अब्दुल अलीम नामी का वो पता बताया जो उन्हें उनके शायर दोस्त आदिल ने दिया था। इनका हमसफर वो आदमी बोला, मैं बम्बई में टैक्सी चलाता हूँ, जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बम्बई पहुंचने के बाद ट्रेन में मिला वो आदमी नौशाद को अपने घर ले गया। उसका घर जे अस्पताल के पास कहीं था। उसने नौशाद को नाश्ता कराया और फिर ट्राम में बैठाकर उनकी मंजिल के लिए रवाना कर दिया। नौशाद किसी तरह कोलाबा के ग्रीन बिल्डिंग इलाके में पहुंचे। अब्दुल अलीम नामी वहीं रहते थे। नौशाद ने उनका घर ढूंढ लिया। दरवाजे पर नामी साहब की नेम प्लेट भी लगी थी। हालांकि वो उनका अपना घर नहीं था, वो किसी यूरोपियन फैमिली का घर था। अब्दुल अलीम नामी उर्फ नामी साहब वहाँ बतौर पेइंग गेस्ट रहा करते थे। पेशे से नामी साहब प्रोफेसर थे। नौशाद जब वहाँ पहुँचे थे तब नामी साहब वहाँ नहीं थे। नौशाद रात 12 बजे तक उस घर के बाहर अपनी बिस्तर पेटी पर बैठे नामी साहब के लौटने का इंतज़ार करते रहे। रात 10 बजे ही लाइट बंद हो चुकी थी, लिहाजा नौशाद अंधेरे में ही नामी साहब का इंतज़ार करते रहे। लगभग 12:15 बजे नामी साहब आए। नौशाद को देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? नौशाद ने अपना परिचय दिया और कहा कि लखनऊ के शायर आदिल साहब ने आपके पास भेजा है। ये सुनकर नामी साहब नौशाद को घर के अंदर ले गए। उनके पास एक ही चारपाई थी। उन्होंने नौशाद का बिस्तर चारपाई पर लगाया और खुद फर्श पर एक गद्दा डालकर लेट गए और बोले, सुबह बात करेंगे। सुबह हुई और नामी साहब ने नौशाद को चाय बनाकर पिलाई। फिर नाश्ता कराने पास मौजूद एक होटल में ले गए। होटल में नौशाद ने नामी साहब को शायर आदिल का खत दिया। नामी साहब ने खत पढ़ा और नौशाद से कहा,
मेरा तो फिल्म इंडस्ट्री में किसी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन तुम आए हो तो एक आदमी से मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। वो आदमी भिंडी बाजार में रहता है और उसका नाम फैज है। वो आदमी फिल्मों की पब्लिसिटी के शो कार्ड बनाता है। देखते हैं वो क्या करता है तुम्हारे लिए। उन्हीं दिनों दिग्गज फिल्म मेकर AR कारदार कलकत्ता से अपनी पूरी यूनिट के साथ बम्बई आए थे। वो यहाँ बागबान नाम की एक फिल्म बनाने आए थे। नामी साहब ने नौशाद को फैज से मिलवाया। क्योंकि फैज नामक उस शख्स को खुद भी गाने का शौक था तो नौशाद से मिलकर वो बड़ा खुश हुआ। फैज ने नौशाद को कारदार की बागबान फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर मुश्ताक हुसैन से मिलवा दिया। मुश्ताक हुसैन ने नौशाद से स्टूडियो में आकर मिलने को कहा। दिए गए वक्त पर नौशाद स्टूडियो पहुंचे भी, लेकिन चौकीदार ने उन्हें भीतर जाने ही नहीं दिया। नौशाद कई दफ़ा स्टूडियो में मुश्ताक खान से मिलने के इरादे से गए, लेकिन चौकीदार हर दफ़ा इन्हें भगा देता। नौशाद ने तय किया कि जब अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलता तो फिर क्यों यहाँ बार बार आकर वक्त ख़राब किया जाए। इसी दौरान किसी ने नौशाद को बताया कि रंजीत स्टूडियो में भी काफ़ी फिल्में बनती हैं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। नौशाद रंजीत स्टूडियो जाते उससे पहले ही एक दिन इनकी जेब कट गई। एक पैसा नौशाद के पास न बचा। नौशाद पैदल ही बम्बई में स्टूडियो दर स्टूडियो घूमते। रंजीत स्टूडियो में उन दिनों ज्ञानदत्त जी म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। नौशाद उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी कोई उन्हें भीतर जाने नहीं दे रहा था। वो बड़ा मुश्किल वक्त था। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। पूरा दिन नौशाद भूखा रहकर काटते। शाम को नामी साहब उन्हें होटल पर खाना खिला देते थे। एक दिन नामी साहब की नज़र नौशाद के फटे हुए जूतों पर पड़ी। उन्होंने कहा कि नौशाद, मुझसे पैसे ले लो, लेकिन एक जूता तो ढंग का खरीद लो। लेकिन नौशाद ने तब बात टाल दी। फिर एक दिन नामी साहब नौशाद के पास आए और बोले, आदिल साहब ने तुम्हारे लिए 15 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया। नौशाद ने जवाब दिया कि नामी साहब, आपके पास सिर छिपाने की जगह मिल गई है। मैंने सोचा कि आपको और तकल्लुफ़ दूंगा तो कहीं इस जगह से भी हाथ ना धो बैठूं। उस दिन अब्दुल अलीम नामी उर्फ नामी साहब ने नौशाद से काफ़ी बात की और उन्होंने कुरेद कुरेद कर नौशाद से उनकी अब तक की सारी कहानी सुनी। नौशाद की पूरी कहानी सुनकर नामी साहब ने उनकी हिम्मत की दाद दी और वो बोले, नौशाद, एक डायरी निकालो और उस डायरी में लिखो कि तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। अगर मैं ज़िंदा रहा तो जब तुम कामयाब होगे मैं तुम्हें सैल्यूट करने ज़रूर आऊँगा। नौशाद ने नामी साहब से पूछा कि आप ये क्यों लिखा रहे हैं। नामी साहब बोले, बहुत लोग बम्बई आते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद वो सब टिकट के पैसे लेकर वापस चले जाते हैं। तुम तो कई दिनों से पैदल और भूखे पेट ही अपना मकसद हासिल करने के लिए घूमते रहते हो। ये जज्बा मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। नौशाद ने उस दिन नामी साहब की लिखाई वो डायरी हमेशा अपने पास संभाल कर रखी। साथियों, यहाँ नौशाद साहब की कहानी का दूसरा भाग खत्म होता है। अब इंतजार कीजिए नौशाद साहब की कहानी के अगले भाग का, यानी तीसरे भाग का। ये भाग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और नौशाद साहब की और भी कहानियाँ देखते रहने के लिए, जानते रहने के लिए, सुनते रहने के लिए मेरे चैनल किस्सा टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किस्सा टीवी पर आपको ऐसे पॉडकास्ट तो सुनने को मिलते ही रहेंगे समय समय पर, मगर तमाम दूसरी फिल्मी कहानियाँ भी आपको किस्सा टीवी पर देखने सुनने को मिलती रहेंगी। फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।